Okay, starting with the topic of halogen alkane, also known as halogenoalkane या alkyl halides. Okay, अच्छा, now syllabus में सबसे पहले है preparation या formation of halogen alkane. इसके 3 तरीके सिलेबस में लिखे हुए हैं, उसमें से हम ऑलरेडी 2 पढ़ चुके हैं. अच्छा, कौन सा है? पहला हम पढ़ चुके हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन. ऑलरेडी एल्केन में मैं तुम लोगों को ये पढ़ा चुका हूं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन. सो ये हमने डन विद एल्केन. ठीक है, याद है, इसमें यूवी लाइट चाहिए होती है. यूवी लाइट की प्रेजेंस में एल्केन के हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और हैलोजन आके लग जाते हैं. सो दैट्स वन. सेकंड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. Electrophilic addition reaction of alkene and hydrogen halide. Hydrogen halide का मतलब है HBr या HCl या HF या HI. तो हाइड्रोजन हैलाइड ये भी हमने पढ़ लिया है. हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, ये भी हमने कर लिया है, डन विद एल्कीन. ये 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अच्छा, तीसरा वो हमने नहीं पढ़ा है, वो हम जाके पढ़ेंगे अल्कोहल्स में. तो अल्कोहल के टॉपिक में ये मैं आपको करा दूंगा, मैं 2 दफा नहीं पढ़ा रहा इसको. ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्कोहल्स. ठीक है, तो हम ये करेंगे विल डू विद अल्कोहल्स. डू विद अल्कोहल्स. ठीक है, चलो, ये 3 हो गए. ये हमारे सिलेबस में जो हैलोजन एल्केन बनाने के तरीके लिखे हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए. चलो अब आगे बढ़ते हैं. पहले जस्ट क्विकली एक रिव्यू करा दूं आप लोगों को. वैसे आप लोगों को ऑलरेडी अब तक ये पता ही होगा, बट प्राइमरी हैलोजन एल्केन क्या होते हैं? प्राइमरी हैलोजन एल्केन, फिर सेकेंडरी हैलोजन एल्केन और टर्शियरी. देखो, पहले दो प्राइमरी. सब प्राइमरी हैलोजन एल्केन ऐसे हैलोजन एल्केन होते हैं जिसमें कार्बन जो हैलोजन से बॉन्डेड होता है, एक्स रिमेंबर इज अ हैलोजन, एक्स रिमेंबर इज अ हैलोजन. कार्बन जिस हैलोजन से बॉन्डेड होता है, जो कार्बन हैलोजन से बॉन्डेड होता है, या तो उसको साथ तीनों हाइड्रोजन हो या इसके साथ 2 हाइड्रोजन हो और 1 R ग्रुप हो. दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी हैलोजन एल्केन. सेकेंडरी हैलोजन एल्केन क्या होता है? सेकेंडरी जिस कार्बन के साथ हैलोजन बॉन्डेड हो उसके साथ 2 R ग्रुप्स हों. 2 R ग्रुप्स. दिस इज सेकेंडरी. एंड टर्शियरी इज जिस कार्बन के साथ हैलोजन बॉन्डेड हो उसके साथ 3 R ग्रुप्स, 3 एल्काइल ग्रुप्स. ठीक है, आई होप यू नो R इज एल्काइल ग्रुप्स. Alkyl groups can be like CH3, C2H5, C3H7. ठीक है, अच्छा. As you know, R groups can be different or R groups can be same. like इसकी एग्जांपल देखो. इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि इधर तुम्हारे पास CH3 हो, इधर C2H5 हो, इधर H हो, इधर क्लोरीन हो.
इसकी एग्जांपल इसके साथ लेट्स सपोज फ्लोरीन है, इसके साथ तीनों CH3 हैं। आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, आर ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो या वो डिफरेंट ही हो। चलो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हैलोजन एल्केन। अब आइए इसके रिएक्शंस पे, रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एल्केन्स पे। देखो बच्चों, इसके अंदर ना हमारे सिलेबस में एक्चुअली दो तरह के रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एल्केन। अच्छा, इसका जो पहला टाइप का रिएक्शन है ना, तो पहली टाइप हम पढ़ेंगे रिएक्शन की, फर्स्ट टाइप, तो वो टाइप है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये पहली टाइप है। अच्छा, which stands for SN और SN यूं करके लिखते हैं SN। इसमें S stands for substitution and N stands for nucleophilic। ठीक है, तो इसका जो S है वो यहां से substitution, यूं S for substitution, N for nucleophilic। इनको SN reactions भी कहते हैं, reactions, SN reactions, nucleophilic substitution reactions। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, दे आर मोर नोन एज SN reactions। चलिए, अब इसके अंदर पहला रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए जो रिएजेंट होगा, वैसे हाइड्रोलिसिस का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि when two or more products are formed in the presence of water। ठीक है, that's called hydrolysis। ठीक है, जब कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। अच्छा सर, इसका रिएजेंट होता है NaOH aqueous। अच्छा, रिमेंबर, नोट दैट aqueous इज द कीवर्ड। ठीक है, अगर आपको NaOH ना मिले तो KOH aqueous भी एक्सेप्टेबल है, बट सबसे बेहतर होता है NaOH। रिमेंबर, aqueous इज द कीवर्ड। अगर तुम लोग सिर्फ NaOH लिख कर आ गए और तुम लोगों ने aqueous नहीं लिखा, तो तुम लोगों को मार्क नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, aqueous इज द कीवर्ड। अच्छा, इसकी कंडीशन इज हीट अंडर रिफ्लक्स। हीट अंडर रिफ्लक्स, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें हीट अंडर रिफ्लक्स का मतलब नहीं पता, तो मैं आपको खैर जब एंड में, क्योंकि हीट अंडर रिफ्लक्स ना काफी सारे रिएक्शंस की कंडीशन है, एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगा व्हाट इज हीट अंडर रिफ्लक्स। बट जिनको पता है उनको शायद याद होगा कि एक रिफ्लक्स कंडेंसर लगा के इसको हीटिंग करते हैं। बट चलिए, फॉर दोज हु मे नॉट नो, आई विल टेल यू इन द एंड व्हाट इज हीटिंग अंडर रिफ्लक्स। अभी फिलहाल आप लोग ये बात याद कर लें कि इसकी कंडीशन है हीट अंडर रिफ्लक्स। चलो अब देखो इसका रिएक्शन क्या होता है। सिंपल, जो भी हैलोजन एल्केन है, कोई भी हैलोजन एल्केन आप ले लें, any halogen alkane like C2H5Cl, जब वो aqueous NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH aqueous, तो इसका जो हैलोजन है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा OH। C2H5 इसकी जगह आ जाएगा OH, हैलोजन तुम्हारा रिमूव हो जाएगा, प्लस NaCl। अच्छा, नाउ Na इज अ स्पेक्टेटर आयन। देखो यहाँ Na प्लस और Na माइनस है ना, तो इधर भी Na प्लस Cl माइनस। रिमेंबर, Na इज अ स्पेक्टेटर आयन, तो अगर आप बगैर Na के भी इसको लिख देते हैं, तो क्या आप सिंपली इसको यूं लिख देते हैं, C2H5Cl plus OH minus gives C2H5OH plus Cl minus। So guys, chloroethane converts to ethanol and alcohol।
ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल्स। जब मैं अल्कोहल का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उसके अंदर भी ये पूछा जाएगा कि अल्कोहल बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो वन ऑफ द मेथड इज दिस वन, कि जब आप हैलोजन एल्केन को एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? What is the nucleophile? The nucleophile in this case is the OH minus sign। देखो, मैंने आपको जब न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था तो मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल मस्ट हैव लोन पेयर और लोन पेयर्स। तो इसके अंदर लोन पेयर है ना, तो दे मस्ट पोजेस अ लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जो है इसके OH के साथ, ये जरूरी होता है फॉर इट टू बी ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन है, दे मस्ट पोजेस अ लोन पेयर। ठीक हो गया? चलें जी, ये इसका हो गया पहला रिएक्शन, द फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा, इसका मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में है, पहले रिएक्शंस पढ़ा दूं, फिर मैं इसके मैकेनिज्म आपको एक साथ करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब आइए सेकंड, विद, अच्छा, इसको कहते हैं इथेनॉलिक। अच्छा, इसका रिएजेंट है, सेकंड रिएक्शन है, इसका नाम ही है विद इथेनॉलिक KCN। चलो पहले मैं लिख दूं, विद इथेनॉलिक KCN, इथेनॉलिक KCN। अच्छा, इथेनॉलिक KCN का मतलब इसका जो रिएजेंट होता है ना, वो होता तो KCN है, पोटेशियम साइनाइड KCN, बट वो होता है पोटेशियम साइनाइड KCN डिसॉल्व्ड इन एथेनॉल। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर एथेनॉल क्यों। बेटा, आप इसको ना वाटर में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वाटर में OH आयंस होते हैं, और वो OH आयंस खुद भी फिर हिस्सा लेने लग जाते हैं रिएक्शन में। सो यू डू नॉट वांट द प्रेजेंस ऑफ OH आयंस। ठीक है, इसीलिए इसको एक्वस नहीं लेना आपने। कंडीशन क्या है इसकी? इसकी कंडीशन है वही सेम, हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, हीट अंडर रिफ्लक्स। अच्छा, अब देखो इसके अंदर क्या होगा। कोई भी अल्कोहल आप ले लें, कोई भी अल्कोहल, लाइक फॉर एग्जांपल, चलिए मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ एक कोई भी हैलोजन एल्केन, अल्कोहल नहीं, हैलोजन एल्केन। उसको जब आप रिएक्ट करवाएंगे KCN से, तो जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है वो हट जाएगा और वहां पे CN आ जाएगा। ठीक है, प्लस KBr। अच्छा, वंस अगेन देखो, ये आयोनिक है ना, तो ये KCN के नीचे आप बेशक लिख दें इथेनॉल, डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल। तो इसका सॉल्वेंट एथेनॉल है, डिसॉल्व्ड इन एथेनॉल। ठीक, इसका जो, अच्छा, इसमें आप समझे, मैंने Br इधर लगा दिया, वो कहीं भी लगा दे, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा मैं आसानी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये Br इधर लगा दें। ठीक है, CN। पोटेशियम इज स्पेक्टेटर, तो आप इसको पोटेशियम को कैंसिल कर सकते हैं, स्पेक्टेटर है। तो आपका ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज ब्रोमो प्रोपेन, कन्वर्ट्स टू अ नाइट्राइल। अच्छा, नाइट्राइल के अंदर देखो 4 कार्बन है, सो दिस इज ब्यूटन नाइट्राइल। ब्यूटन, रिमेंबर देयर आर 4 कार्बन्स। रिएक्टेंट में 3 कार्बन है, बट प्रोडक्ट में 4 कार्बन है, तो दिस इज ब्यूटन नाइट्राइल, ब्यूटन नाइट्राइल। अच्छा, आप कहेंगे सर आपने वो क्यों हटाया बीच में से? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने, अगर वो बीच में लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ लगा हुआ है ना, Br इधर लगा हुआ है, तो आप CN इधर लगा दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो 2 ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, दैट डजंट मैटर, कहीं पर भी जहां पर भी हैलोजन होगा CN उसको हटा देगा। तो ये बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हैलोजन कहाँ लगा हुआ है, वो तो मैंने ऐसे ही बस अपनी आसानी के लिए कोने पे लगा दिया, बट रियली डजंट मैटर, कहीं भी लगा दें आप। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक चीज बच्चों याद रखो, नोट, there is one more carbon, there is one more carbon in product than reactant। ठीक है,
आप लोगों को शायद अभी ये इतना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं लग रही है, लेकिन आप देखिएगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है जब हमें एक कार्बन और बढ़ाना होता है अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। तो उसके अंदर हम अक्सर ये रिएक्शन यूज करते हैं कि हम उसको KCN के साथ रिएक्ट कर देते हैं हैलोजन एल्केन को। ओके, अच्छा इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है, द न्यूक्लियोफाइल इस केस के अंदर है CN माइनस। The nucleophile is CN minus. Okay. चलो भाई, ये सेकंड रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन इसका, अच्छा देखो तीसरा रिएक्शन जो है ना, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है सिलेबस को। पुराने पेपर्स के अंदर जो रिएजेंट होता था ना, वो कंसंट्रेटेड एक्वस अमोनिया होता था। अब इन्होंने ना इस दफा चेंज कर दिया है, इन्होंने कहा विद इथेनॉलिक इथेनॉलिक NH3। ठीक है, इथेनॉलिक NH3। once again what do you mean by ethanolic NH3? that is इसका जो रिएजेंट होगा वो होगा NH3 dissolved in ethanol। ठीक है, once again the same reason, क्यों इथेनॉल में डिसॉल्व करना है? क्योंकि वाटर ना हो। अगर आप इथेनॉल में डिसॉल्व नहीं करेंगे तो उसके अंदर वाटर हो सकता है एज अ सॉल्वेंट, और वाटर अगर हुआ तो फिर वो खुद रिएक्शन में हिस्सा लेने लग जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल शो कर दूंगा कि अगर एक्वस NH3 होगा तो उसके अंदर थोड़ा सा, यानी प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंज आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज एज इन उसके अंदर ना एक एडिशनल प्रोडक्ट बनने लग जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको आपको कंप्लीट करा दूं। अच्छा देखो, इसके अंदर कंडीशन क्या है इसकी, इसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पिछले दोनों में था हीट अंडर रिफ्लक्स, इसके अंदर है हीट इन अ सील्ड कंटेनर। सील्ड कंटेनर, इसके अंदर कंटेनर जो है ना बंद होता है। इसकी वजह बच्चों पता है क्या होता है? अमोनिया जो है ना वो बहुत वोलेटाइल है। अगर कंटेनर सील नहीं होगा ना तो अमोनिया बाहर निकल जाएगी सारी। ठीक है, तो दैट इज एट हाई प्रेशर। जाहिर है कंटेनर सील करोगे तो अंदर का प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बढ़ना ही बढ़ना है, तो हम ये कहेंगे एट हाई प्रेशर। तो क्लोज वेसल के अंदर इसको किया जाता है। ठीक है सर, अब रिएक्शन देखें क्या होगा। कोई भी हैलोजन एल्केन आप ले लें, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया C2H5I। ठीक है, इसको जब आप अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे ना, देखो मैं जरा इसको जानबूझ के इस तरह से लिख रहा हूँ। अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो यहां से निकलेगा हैलोजन और अमोनिया से निकलेगा H। इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा C2H5NH2। दिस इज एन अमाइन, और उसके साथ बन जाएगा प्लस HI। ठीक है, नाउ दिस इज iodoethane। दिस इज iodoethane which converts into ethyl amine। तो ये इथाइल अमाइन एक प्राइमरी अमाइन है, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज वन वे ऑफ फॉर्मिंग एल्काइल अमाइन। अच्छा, ये जो वाला रिएक्शन है ना, ये जो बिल्कुल आखिरी जो टॉपिक है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, उसके अंदर एक ये वाला पॉइंट भी है कि हाउ डू यू प्रिपेयर एल्काइल अमाइंस। ठीक है, तो ये एक तरीका एल्काइल अमाइन को बनाने का, ये प्राइमरी अमाइन कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन का मतलब होता है जिसके अंदर अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटता है और एक आर ग्रुप आ जाता है। ये जब हमने नेमिंग एंड आइसोमेरिज्म किया था, वहां पर मैंने आपको डिटेल में बात बताई थी। ये एक प्राइमरी एक अमाइन। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, बच्चों इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो अमोनिया खुद है। अमोनिया के नाइट्रोजन पे ना एक लोन पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर यूज करके अटैक करता है।
पॉजिटिव रीजन्स को। अभी इसका मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं, उसमें सिखाता हूं। इसका न्यूक्लियोफाइल ये है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कभी किसी क्वेश्चन में तुम्हें इथेनॉलिक अमोनिया की जगह इफ concentrated NH3 aqueous is used, ठीक है, instead of ethanolic NH3। देखो मसला ये है कि इसमें अमोनिया ज्यादा कंसंट्रेशन में है, लेकिन साथ साथ पानी भी आ गया ना, कुछ वाटर भी है। तो क्या होगा, देयर विल बी some OH minus ions present in the solution, ठीक है। अब OH आइंस की मौजूदगी से क्या होगा, अमाइन तो बनेगा, उसके उसके साथ साथ कुछ अल्कोहल भी प्रोड्यूस हो जाएंगे एज इम्प्योरिटीज, ठीक है। सोल्यूशन विच may produce some alcohols along with some alcohol, ठीक है, along with amine, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वही है ना, अभी ये C2H5 है, इधर हमने कहा था ये I है ना, तो देखो अमोनिया तो इसके अंदर है, तो अमोनिया की वजह से ये C2H5NH2, ठीक है, और ये आपका HI बन जाएगा। बट उसके अंदर कुछ OH आइंस भी है ना, वो OH आइंस कहाँ से आ गए, वो OH आइंस पानी से आ गए। तो वो जो OH आइंस हैं वो भी इससे रिएक्ट करके यहाँ पर आई हटा के OH आ सकते हैं, और इसके साथ जो है ना वो I माइनस, ये I माइनस प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूं दिस, ये एज एन इम्प्योरिटी आपको मिलेगा, ये इम्प्योरिटी, ये तो हमें चाहिए ही नहीं ना, ठीक है। ये बात तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप कंसंट्रेटेड एक्वस अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं ना इथेनॉलिक की जगह, तो इसके अंदर कुछ OH आइंस भी प्रेजेंट होते हैं, और वो OH आइंस फिर खुद रिएक्शन में हिस्सा लेने लग जाते हैं, और उससे आपका जो प्रोडक्ट होता है ना वो सारा का सारा अमाइन नहीं आता, फिर आपको कुछ अल्कोहल की इम्प्योरिटीज मिलती हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप प्रेफर करें इथेनॉल के अंदर अमोनिया लेना, क्योंकि इथेनॉल में जो अमोनिया है उसके साथ ये नहीं होगा। ठीक हो गया बच्चों, चलो ये तो हो गए इसके रिएक्शंस। तीन हमारे सिलेबस में है, कौन सी टाइप की थी, ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आइए इसके मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शंस। अच्छा बेटा, अब इसके दो मैकेनिज्म हैं एसएन के। एक तुम्हारे पास है जो कहते हैं SN1, और दूसरा है SN2। अभी आपको मैं 1 और 2 में फर्क बताता हूं। एक है SN1 और दूसरा है SN2। SN stands for nucleophilic substitution, as I just said। अच्छा, अब SN1, पहले तो कौन से हैलोजन एल्केन SN1 रिएक्शन करेंगे, तो सबसे पहले याद रखो टर्शरी हैलोजन एल्केन्स अंडरगो SN1। अब ये क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बात बताता हूँ। टर्शरी हैलोजन एल्केन अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, ठीक। और SN2 में प्राइमरी हैलोजन एल्केन
undergo SN2. undergo SN2. पहले तो आप ये बात याद रखें. सेकेंडरी बाय द वे कैन डू बोथ. ठीक है. अच्छा, सेकेंडरी पे मैं आपको बाद में समझा दूंगा, पहले इन दोनों को एक्सप्लेन कर दूं. अच्छा गाइस, अब SN1 होता क्या है, SN2 होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं. फिर मैं आपको इसके दौरान ही ये समझा दूंगा कि क्यों टर्शरी में SN1 होता है और क्यों प्राइमरी में SN2 होता है, और फिर इसमें 1 और 2 का क्या मतलब है ये भी बता देता हूँ. ठीक है, चलिए अब आपको मैं समझाता हूँ. सर, SN1 जो है ना, उसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं. SN1 का स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इसको देखिए. स्टेप नंबर 1. ठीक है. इसके स्टेप नंबर 1 में देखो, ये टर्शरी है ना, टर्शरी का मतलब है इसके साथ 3 R ग्रुप्स लगे हुए हैं और यहां पर लगा हुआ है हैलोजन. इसको ठीक से समझिएगा. ये जो हैलोजन होता है ना, ये पोलर होता है. इसका कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और इसके क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. क्यों होता है ये आप बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं. ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, नेगेटिव. अब जब आप इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं ना, तो इसके स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, इसका ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है. अच्छा, होमोलिटिक ब्रेक का मतलब कि ये जो पूरा पेयर होता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ये पूरा जो पेयर होता है ना, ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है. बट जाहिर है इसके लिए आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है, इसके लिए हीट रिक्वायर होती है. याद रखो, इसका जो स्टेप नंबर 1 होता है ना, ये स्टेप नंबर 1 एंडो होता है. एक बार और इसको हम कहते हैं इट्स अ स्लो स्टेप. स्लो स्टेप होता है ये, स्लो स्टेप. अब ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ. अब आप कहेंगे कि सर इसमें जो है ये बॉन्ड क्यों टूट जाता है. देखो, इसमें जो 3 CH3 लगे हुए हैं ना, ये इसके बॉन्ड तोड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ये क्या रोल प्ले करते हैं, जरा मैं आप लोगों को समझाता हूँ. देखो, ये हम इसको शो नहीं करते, लेकिन आपके समझने के लिए मैं बात बता रहा हूँ. मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनको नहीं याद है उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ. ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, ये आर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स. इलेक्ट्रॉन पुशिंग, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं. अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना, जिस कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, ये उसकी तरफ धक्का देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन्स को. अब जाहिर है जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हर तरफ से आएंगे, यानी इसका मतलब है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना कार्बन पे, क्योंकि 3 ग्रुप्स अपने इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं. तो ये क्या करता है, जिस तरह हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि भाई अगर एक नेगेटिव रीजन होगा, तो जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देके क्लोरीन की तरफ पुश कर देता है. इन अदर वर्ड्स, ये इसका बॉन्ड तोड़ देता है. अच्छा, मैं इसको याद रखने के लिए ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एनालॉजी ये देता हूँ कि देखो, ये जो कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं ना, ये कार्बन को कह रहे हैं कि यार इसको निकालो, क्लोरीन को इसको दफा करो, इसको इलेक्ट्रॉन दो और इसको बोलो निकले यहाँ से. ठीक है, इसको फोर्स करे जा रहे हैं. ये पुशिंग ग्रुप्स हैं. ठीक है, जिस तरह हमारे घरों के अंदर होता है ना भाई, भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, यूं समझ लो 3 दोस्त हैं, ये 3 CH3 दोस्त हैं, ये कार्बन को पुश कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ये इससे दोस्ती तोड़ो, उसको भगाओ यहाँ से, उसको इलेक्ट्रॉन दे के उसको बोलो निकले यहाँ से. ठीक हो गया. तो वैसे तो वो बेचारा नहीं तोड़ता उससे दोस्ती, लेकिन जरा सी एनर्जी और मिली तो फिर वो बेचारा जो है ना, वो तोड़ देगा बॉन्ड. वो कहेगा भाई बस, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पहले मेरे 3 दोस्त इतना पुश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे से जो है ना वो दोस्ती तोड़ दूं, ऊपर से थोड़ी एनर्जी और मिली, तो बस अब तो तुम जाओ यहाँ से. तो ये जो 3 CH3 है ना, इनका बड़ा क्रिटिकल रोल होता है. ठीक है,
जिसकी वजह से ये स्टेप नंबर 1 में इसका बॉन्ड टूट जाता है। तो अब जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो देखो यहाँ होता क्या है, ये टूट के यहाँ पे, ये टूट के क्या बनता है, ये 3 CH3, ये कार्बन है ना, एक CH3, ये C, ये CH3, ये CH3। सर ये जब वो बेचारा चला गया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो ये बन जाता है कार्बोकैटाइन। ये कार्बोकैटाइन, इसको कहते हैं कार्बोकैटाइन। बट ये काफी स्टेबल कार्बोकैटाइन होता है। देखो मैंने आपको एल्कीन में भी समझाया था स्टेबल कार्बोकैटाइन क्यों होता है, क्योंकि जो 3 CH3 ग्रुप्स होते हैं ना, वो उसके पॉजिटिव चार्ज को जरा बैलेंस कर रहे होते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। प्लस सर वो Cl-, वो पूरा पेयर Cl- के पास आ जाता है, हम कहते हैं प्लस Cl-, वो Cl- यहाँ से निकल जाता है, Cl-। ठीक है बच्चों, ये इसका स्टेप नंबर 1 है। अच्छा, मैं पहले इसका स्टेप नंबर 2 बता दूं, फिर SN2 पर आता हूं। पहले इसका स्टेप नंबर 2 एक्सप्लेन कर दूं। अब इसका स्टेप नंबर 2 क्या है, इसको समझ लो। स्टेप 2 में जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। अब आप देखें, अब ये कार्बोकैटाइन बन गया ना, ये कार्बोकैटाइन। सर न्यूक्लियोफाइल होते ही वही हैं जो पॉजिटिव रीजन्स पे अपना लोन पेयर लेके अटैक करते हैं। तो जो भी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल OH है या CN है, समझो OH है, OH- है, या CN- है, या अमोनिया है, अमोनिया। अच्छा, अमोनिया का ना मैं आपको अलग से भी लिख के दिखाऊंगा, अमोनिया का रिएक्शन, या अमोनिया है, वो अपना लोन पेयर लेके इसके ऊपर अटैक करता है, इस कार्बन पे, ठीक है, और बना लेता है प्रोडक्ट। तो अब आपका ये बन जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगी, ये CH3, ये इसके साथ ये भी CH3, कार्बन, CH3, कार्बन, CH3, CH3, और ये OH, ठीक है, ये आके लग गया, जो भी होगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। यही तो बनता है अल्कोहल, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 के अंदर आके ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बोकैटाइन को और उसके साथ आके जुड़ जाता है। ये जो सेकंड स्टेप है ना, ये फास्ट है, ये फास्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप ये एक्सो होता है, फास्ट स्टेप एक्सो। इसका जो पहला स्टेप होता है ना, वो स्लो होता है, ठीक है, स्लो स्टेप कहलाता है और वो एंडो होता है, ठीक है। अच्छा, अब सर इसमें SN1 में एक दो बातें और बता दें। पहले मैकेनिज्म का सबको समझ में आ गया, तो एक दफा ब्रीफली रिपीट कर देता हूं। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि स्टेप नंबर 1 में दायरा आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी से ये अपना कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड तोड़ देता है। अच्छा, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ता है कि जो कार्बन और हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, वो पूरा पेयर क्लोरीन को डोनेट कर देता है कार्बन। इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फिशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फिशन। ये हेट्रोलिटिक फिशन है। हेट्रोलिटिक फिशन में पूरा पेयर एक की तरफ चला जाता है, एक पार्टिकल को पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाता है, ठीक है। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि कार्बोकैटाइन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है, अभी हमने 3 रिएक्शन पढ़े, उसके अंदर एक में OH न्यूक्लियोफाइल था, एक में CN था, एक में अमोनिया था। वो न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर लेके इस कार्बन पर अटैक करता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो मैंने OH का दिखाया हुआ है कि OH जाके वहां जुड़ जाता है। अगर CN का हो तो वो CN जुड़ जाएगा, अगर अमोनिया का हो तो वहां नाइट्रोजन जाके बॉन्ड कर लेगा, ठीक है। इसको कहते हैं इसका SN1 मैकेनिज्म। अच्छा, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। अच्छा, अब दो बातें सर हमेशा याद रखो, रिमेंबर, जो
remember, slow step of mechanism is called rate determining step. Rate determining step. ठीक है, इसका मतलब ये कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ना, वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है. इट्स कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप. अच्छा, अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं सर इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप. बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर यूं समझो, मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप लोगों को तैयार होके कहीं दावत में जाना होता है तो आप दो स्टेप्स में मिसाल के तौर पे तैयार होते हैं. पहले स्टेप में आप नहाते हैं और दूसरे स्टेप में आप कपड़े चेंज करते हैं, मिसाल दे रहा हूं. अब आपको नहाने में देर लगती है बहुत ज्यादा. सपोज करें आपका नहाना इज अ स्लो स्टेप, कपड़े आप फटाफट चेंज कर लेते हैं. तो अगर आपको दावत में जल्दी पहुंचना होगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे ना यार मैं नहाता जल्दी हूँ, क्योंकि कपड़े तो आप वैसे ही जल्दी चेंज करते हैं. तो अगर आपको अपने प्रोसेस को तेज करना है तो आप अपने स्लो वाले स्टेप को तेज करेंगे. इसी तरह रिएक्शन में अगर रिएक्शन के रेट को तेज करना होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि आप स्लो स्टेप को तेज करें, क्योंकि फास्ट स्टेप तो पहले से ही फास्ट है. ठीक है, इसीलिए इनका नाम पड़ा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी रेट इनसे डिटरमिन होता है कि स्लो स्टेप जो है ना वो कितना स्लो है, तो रेट उस पर डिपेंड करेगा. अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये वन क्या है, SN1 में ये वन शुरू से जो लिखा हुआ है ये क्या है? अब SN1 में जो वन है ना, ये बता दूं. अच्छा जी, वन इन SN1 मीन्स, SN1 मीन्स रेट डिपेंड्स on the concentration of that reactant. अच्छा, concentration of one, पहले तो of one reactant only, one reactant only, एक ही reactant की concentration पे रेट डिपेंड करता है only. That is the reactant which is part of slow step. वो कौन सा है पार्ट ऑफ स्लो स्टेप? और वो है द हैलोजन एल्केन. द हैलोजन एल्केन, SN, ये हैलोजन एल्केन. सर देखो, जितने भी जब आप कहते हैं ना SN1, तो वन का मतलब होता है कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है, एक रिएक्टेंट. और वो रिएक्टेंट कौन सा है? जो स्लो स्टेप का हिस्सा है. और अब आप देखें स्लो स्टेप के अंदर कौन सा रिएक्टेंट है? एक ही रिएक्टेंट है ना. और वो रिएक्टेंट कौन सा है? द हैलोजन एल्केन. अच्छा, अब आप कहेंगे सर दूसरा रिएक्टेंट कौन सा होगा? बेटा, दूसरा रिएक्टेंट होता है न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, so rate depends on the concentration of one reactant only, that is the reactant which is part of the slow step. और ये कौन सा? the halogen alkane. And not on the concentration of the other reactant, concentration of the other reactant. और वो other reactant कौन सा है? the halogen alkane of the other reactant. That is the, अच्छा sorry, no halogen alkane, that is the nucleophile. Other reactant है nucleophile. सर दो रिएक्टेंट थे ना इसके अंदर. देखो, अगर इसका रिएक्शन पे वापस जाएं, जरा वापस जाएं इसके रिएक्शन पे, यहाँ पर देखें तो दो रिएक्टेंट थे ना. एक रिएक्टेंट था द हैलोजन एल्केन और दूसरा रिएक्टेंट था द न्यूक्लियोफाइल. सोडियम तो स्पेक्टेटर था ना, न्यूक्लियोफाइल. तो ये जो इस रिएक्शन में ना, तो अगर आपको रेट बढ़ाना है तो आप
हैलोजन एल्केन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। अगर आप OH की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे बिना तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं SN1। SN1 का मतलब है रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और वो एक रिएक्टेंट कौन सा, जो स्लो स्टेप के अंदर होता है, और वो स्लो स्टेप जो है ना, वो उसके अंदर हैलोजन एल्केन है। और जो उसमें नहीं है रिएक्टेंट, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है, जो स्लो स्टेप का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो फास्ट स्टेप का पार्ट है, ठीक है, रेट उस पर डिपेंड नहीं करता। चलो आ गया सब, इसमें काफी क्लैरिटी आ गई, आगे होगी आपको क्या SN1 मैकेनिज्म क्या होता है। अब SN2 पर आ जाओ। SN2 एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, इसके अंदर दो स्टेप्स नहीं होते। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो कार्बन है ना, उसके साथ तो या तो एक भी आर ग्रुप नहीं है या एक आर ग्रुप है। ठीक है, अब इसको जरा आप समझें। सपोज करें इसके साथ ये हैलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन। अच्छा, पोलर ये भी है। ठीक है, ये प्राइमरी हैलोजन एल्केन, मैं प्राइमरी का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखो प्राइमरी में ना, क्योंकि या तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं होता या एक अल्काइल ग्रुप होता है, तो इसके अंदर पुशिंग इफेक्ट नहीं होता, या अगर होता है तो एक आर ग्रुप का होता है जो कि बहुत वीक होता है। अच्छा, अब इसको भी समझ लो सर, जब इसके अंदर पुशिंग इफेक्ट नहीं है, यानी मैं समझाने के लिए बच्चों को ऐसे कहता हूं कि भाई देखो, इसके साथ जो कार्बन के साथ जो तीन दोस्त है ना, तीन हाइड्रोजन, वो इसको नहीं कहते कि क्लोरीन को धक्का देके बाहर निकालो। अच्छे लोग हैं, ये कहते नहीं नहीं यार, तुम उसके साथ भी दोस्ती रखो, हमारे साथ भी दोस्ती रखो। उधर जो थे ना टर्शरी में, उसके साथ जो तीन एल्काइल ग्रुप्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते थे, और उससे क्या होता था, वो Cl के ऊपर रिपल्जन कॉज होती थी। Cl, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे उस पर रिपल्जन कॉज होती थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें तीन हाइड्रोजन है, ये पुशिंग इफेक्ट कॉज ही नहीं करते। तो जस्ट टू रिमेम्बर, बस याद रखो आसान लफ्जों में, ये जो तीनों हाइड्रोजन है ना, इस बॉन्ड को तोड़ने में कोई रोल प्ले नहीं करते। अच्छा, जब ये कोई रोल प्ले नहीं करते तो सर ये बॉन्ड ऐसे तो टूटेगा नहीं। ये बॉन्ड पता है कैसे टूटेगा? ये बॉन्ड तब टूटेगा जब न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर देगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जो है ना, ये OH, अच्छा, न्यूक्लियोफाइल को हमेशा ऐसे बनाते हैं कि वो नेगेटिव की जगह से अटैक नहीं करता, वो हमेशा जो अटैक करता है ना, वो दूसरी साइड से करता है, जो नेगेटिव क्लोरीन है ना, उसके ऑपोजिट साइड से यहाँ पे आके ये हमला कर देगा इसके ऊपर। ठीक है, अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके OH इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ऑटोमेटिकली ये रिपेल होके ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये शिफ्ट होके क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे। तो इसके अंदर देखो दोनों काम एक साथ होते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा होता है और बॉन्ड भी उसी स्टेप में टूट रहा होता है। तो इसके अंदर दो अलग अलग स्टेप नहीं होते, इसके अंदर एक ही स्टेप होता है। तो इसमें एक ही स्टेप में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल भी आके जुड़ जाता है। देखो ये 3H, और ये न्यूक्लियोफाइल जो OH था उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और उधर Cl के साथ बॉन्ड तोड़ देता है, प्लस Cl माइनस। सर Cl के साथ वो बॉन्ड तोड़ देता है। ये एक ही स्टेप में होता है, इसमें दो स्टेप्स नहीं होते। इट्स अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड SN2। अच्छा, अब इसको SN2 क्यों कहते हैं, पहले फर्क समझ में आया? तो फर्क उसमें यह है बच्चों, SN1 में ना पहले बॉन्ड टूटता है कार्बन और हैलोजन का, और फिर सेकेंड स्टेप में बॉन्ड बनता है न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बोकैटायन का। SN2 में दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल भी आके कार्बन पे अटैक करता है, कौन से कार्बन पे, ये जो पार्शियल पॉजिटिव वाला कार्बन है, और उसी वक्त फिर कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड भी टूट जाता है। तो एक ही वक्त में ये दोनों काम हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है और वो Cl जो है वो रिलीज हो जाता है। अच्छा, इसको SN2 क्यों कहते हैं, अब तक तो मैं समझ में आ गया होगी बात। अच्छा, इसमें देखो एक ही स्टेप है, तो स्लो और फास्ट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो दो स्टेप्स होते तो मैं कहता ये स्लो है, ये फास्ट है, ये तो है ही एक स्टेप। तो इसको हम कहते हैं 2 in SN2 means 2 in SN2 means that the rate depends, the rate of reaction depends on the concentration of two reactants। ये टू का मतलब है टू reactants।
two reactants. That is the halogen alkane and the nucleophile. दोनों, इसमें न्यूक्लियोफाइल भी और हैलोजन एल्केन भी, दोनों की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड SN2. सबको समझ में आ गया SN1 SN2 का फर्क? ठीक है. अब आप लोग मुझे कहेंगे सर सेकेंडरी क्या करते हैं. देखो सेकेंडरी के लिए बस आपको एक बात बता दूं. सेकेंडरी हैलोजन एल्केन can show both SN1 and SN2 mechanisms. अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, बोथ का क्या मतलब है. देखो इसके अंदर कुछ सेकेंडरी हैलोजन एल्केन ऐसे होते हैं जो कि SN1 मैकेनिज्म अंडरगो करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो SN2 करते हैं. अब आप कहेंगे सर हमें कैसा पता चलेगा. तो देखो आपको बेसिकली एग्जैक्टली तो नहीं पता चल सकता, लेकिन मैं आपको बस एक आइडिया बता देता हूँ. देखो सेकेंडरी वो होता है ना जिसके साथ दो आर ग्रुप्स होते हैं और ये हाइलोजन होता है. जितने बड़े आर ग्रुप्स होंगे ना, लार्जर आर ग्रुप्स, उतना याद रखो वो SN1 मैकेनिज्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने बड़े आर ग्रुप्स होते हैं ना उनका पुशिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है. सो लार्जर, अच्छा ये अपना इफ आर ग्रुप्स आर लार्जर बिगर आर ग्रुप्स हो, जैसे यानी ज्यादा कार्बन वाले हो, ठीक है, देन इट tends to undergo SN1 mechanism. SN1. और अगर आर ग्रुप स्मॉलर होते हैं, इफ आर ग्रुप्स आर स्मॉलर, छोटे आर ग्रुप्स होते हैं लाइक CH3 वगैरह आर स्मॉलर, तो फिर हम कहते हैं उसके अंदर टेंडेंसी होती है देन it tends to undergo SN2 mechanisms. क्योंकि जितना छोटा आर ग्रुप होता है ना उसका पुशिंग इफेक्ट कम होता है, और जितना कम पुशिंग इफेक्ट होगा तो फिर उसका SN2 होने के चांस बढ़ जाएंगे. जितना बड़ा आर ग्रुप होता है उसका पुशिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, तो उसका SN1 होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं. ठीक हो गया. ये हो गया सेकेंडरी के बारे में. सामने आ गया सबको ये SN1 SN2. अच्छा इसमें कुछ बच्चे कहते हैं सर आप अमोनिया के साथ भी करके दिखा दें, क्योंकि अमोनिया के साथ एक जरा सा एक एडिशनल चीज है. तो वैसे ही मैं आपको जल्दी से अमोनिया के साथ भी करके दिखा देता हूँ. देखें अमोनिया के साथ क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर ये है ना, मैं एक प्राइमरी का करके देखा. देखो ये प्राइमरी है, बस अमोनिया के साथ जो है ना, सपोज करो यहाँ पे आयोडो है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, बिल्कुल वैसे ही होगा. अमोनिया भी अपना लोन पेयर लेके आके अटैक करेगा, बस इसमें एक एडिशनल चीज भी होती है अमोनिया में, मैं आपको बता देता हूँ. ये जब अपना लोन पेयर लेके इस पे अटैक करेगा ना, तो यहां से ये बॉन्ड तो टूटेगा, ये तो वही पुरानी वाली चीज है. बस इसमें फर्क ये है अमोनिया का एक हाइड्रोजन भी निकल जाता है. अमोनिया का ना एक हाइड्रोजन भी चला जाता है यहाँ से निकल के, तो वो हाइड्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो अमोनिया को देता है. अच्छा मैं इसको यूं शो कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, जरा आसान है इसको शो करना. एक सेकंड. तो ये जो एक हाइड्रोजन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देके ये भी अलग हो जाता है. तो इसके अंदर क्या होता है देखो मैं समझाता हूँ. ये CH3, ये H, ठीक है, ये H, इसके साथ ये नाइट्रोजन आके जुड़ गया. अच्छा इसके साथ दो हाइड्रोजन अभी भी हैं, ये वाला हाइड्रोजन दो हैं इसके साथ हाइड्रोजन, लेकिन वो जो हाइड्रोजन गया ना उसका पूरा पेयर इसके पास रह जाता है, इसके बाद अपना पेयर रहता है.
वो उसने पेयर कार्बन से तो शेयर किया, लेकिन वो ये वाला जो हाइड्रोजन निकला है ना, ये अपना पेयर अमोनिया को देके चला गया। अच्छा, अब उसके साथ क्या हुआ सर, जो अपना पेयर देके चला गया ना, वो बन गया H+, ठीक है, और वो बन गया I-, ये H+ और I-, ये I-, ये बन गया I-, ये बन गया H+, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, ये दोनों रिएक्ट करके फिर HI बना लेते हैं, दे फॉर्म HI। ठीक है, तो बस अमोनिया के साथ ये एडिशनल चीज होती है, ये आपको करके दिखाएंगे। चलो बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसके अंदर बस एक रिएक्शन रह गया, एलिमिनेशन, वो मैं आपको अगली क्लास में करा के एलिमिनेशन, और इसका भी एक वो है ट्रायोडोमीथेन, इसका टेस्ट है, वो भी करा के ना, फिर ये हमारा नहीं, सॉरी इसमें कहाँ गया ट्रायोडोमीथेन, सॉरी, बस इसके अंदर एक एलिमिनेशन रिएक्शन रह गया है, वो आपको बताएंगे, बस फिर ये हमारा टॉपिक जो है ना वो पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया, चलो, हाँ उसका टेस्ट वगैरह भी है, वो भी कराना है आपको। चलो।